नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी बहुत परेशान है, दुखी है, बेचैन है। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक जिस तरह से हमला कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि इससे निपटा कैसे जाएगा। ताजा हमला भी यही है कि प्रधानमंत्री उसके बाद लोकसभा में गई नहीं बोलने के लिए, राज्यसभा में बोलने आए। स्पीकर ने कह दिया कि साहब हाउ लोकसभा में उन पर हमला हो सकता था, महिला सांसद हमला कर सकती थी। कितनी बचकानी बात है। कभी संभव हो सकता है, लेकिन मोदी जी के बचाव में स्पीकर कुछ भी कर सकते हैं। अभय दुबे जी से मैंने रोचक बातचीत करी है, दिल्ली से बंगाल तक की राजनीति को समझने की कोशिश की है। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कमाल है, पार्लियामेंट जो है, संसद है, सबसे बड़ा मंदिर होता है लोकतंत्र का। जहां जो भी सांसद चुन के जानता जाता है, वो हम सबका भाग विधाता होता है। वो बताता है कि देश चलेगा कैसे, कानून कैसे चलेंगे, सिस्टम कैसे चलेगा, कहाँ के विभाग को कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ वो तय करता है। कोई सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करेगा पार्लियामेंट के अंदर, ये बात कल्पना से भी परे है। हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई सांसद इस हद तक मानसिक कुबुद्धि का हो जाए कि वो जाके प्रधानमंत्री पर हमला कर दे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि वो सदन में ना आए। दरअसल कल सुबह जब राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे नहीं संसद में, और उसके बाद वो नहीं आए, तो बहुत मजाक उड़ी कि राहुल गांधी ने पहले कह दिया वो नहीं आए। बताना मोदी जी को चाहिए था। लेकिन सफाई दी स्पीकर ने कि महिला कांग्रेस के विपक्ष की जो महिला सांसद थी, मोदी जी जहां बैठते वहां तक ऐसे आगे आ गई थी कि लग रहा था कि महिलाओं को आगे करके हमला किया जाएगा। और ये बात तिवारी जी ने, सांसद मनोज तिवारी ने कही। प्रियंका गांधी ने कहा महिलाओं से इतना डर लग रहा है, अभी 10% है, 33% हो जाएंगी तो पता चलेगा। लेकिन स्पीकर का यह कहना कि संसद में प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था इसलिए वो नहीं आए, तो ये बात तो हमेशा जारी रहेगी। जिसको आज हमला करना है वो 2 दिन बाद भी करेगा, वो 10 दिन बाद भी करेगा, अगला सत्र चलेगा तब करेगा। तो प्रधानमंत्री जी क्या आएंगे नहीं? क्या लग रहा है ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो बड़ी झोल वाली स्क्रिप्ट है, और इससे मजाक किसकी उड़ेगी? स्पीकर की उड़ेगी या खुद प्रधानमंत्री की उड़ेगी कि महिलाएं उन पे क्यों हमला करने लगेंगी? ऐसा क्या प्रधानमंत्री जी ने किसी की भैंस खोल ली है? वो भले कहते रहे मुसलमान भैंस खोल के ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो किसी की भैंस नहीं खोली है। तो ये सब नाटक किया क्यों गया? हाँ, देखिए, एक बार फर्ज कर लीजिए कि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री पर सदन में हमला होने वाला था और उसकी जानकारी सदन के जो अध्यक्ष थे ओम बिरला साहब, उनको प्राप्त हो गई और उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दे दी। इसलिए प्रधानमंत्री आत्मरक्षा में सदन में नहीं आए। साथ में लोकतंत्र की भी रक्षा हो गई। अगर प्रधानमंत्री पे हमला हो जाता तो लोकतंत्र के ऊपर दाग लग जाता, तो वो भी, लोकतंत्र भी बच गया और प्रधानमंत्री भी बच गए। एक पंथ दो काज हो गए इसमें। तो जब ओम बिरला साहब को पता है और वो उन महिला सांसद को भी जानते हैं जिनको आगे करके प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया जाना था, उन्हें पूरी साजिश का पता है, पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता है, तो क्या केवल वो बयान देके ही रह जाएंगे? उनको चाहिए कि उन सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और उस साजिश की पूरी तरह जांच हो। उसके लिए एक एसआईटी गठित की जाए। लोकसभा अध्यक्ष हैं, सदन के अंदर उन्हीं का शासन चलता है। वो एक एसआईटी गठित करें, योग्य और काबिल पुलिस अफसरों की, सदन के कुछ अधिकारियों के साथ में मिलकर, और इस साजिश की बाकायदा, इस साजिश के जर्रे-जर्रे की, इस साजिश के एक-एक परत की जांच हो और सारे देश के सामने उसका खुलासा किया जाए। भाई, प्रधानमंत्री को अगर आतंकवादियों से खतरा है, प्रधानमंत्री को अगर अपराधियों से खतरा है, प्रधानमंत्री को अगर देश विरोधी शक्तियों से खतरा है, तो वो एक अलग सीन बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर सदन के अंदर सांसदों से खतरा है, तो फिर वो कुछ और ही बात बनती है। वो तो ऐतिहासिक बात है। ऐसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में आज तक, किसी भी संसद में, किसी भी विधानसभा में आज तक कभी हुआ नहीं है। किसी ने किसी के खिलाफ कभी रपट नहीं लिखाई। अच्छा, दूसरे, जब प्रधानमंत्री को जिस दिन भाषण देना था उस दिन वो नहीं आए भाषण देने के लिए। अच्छा, उस दिन तो ये बात कही नहीं गई। जब प्रधानमंत्री के ऊपर छींटाकशी शुरू हो गई इस बात को लेकर,
और ये बात ये आई कि प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये नहीं आए सदन में, और वो ये तक राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे पता है कि वो आके कुछ नहीं बोलेंगे, उनके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। उसके बाद में भाजपा इस तिकड़म को लेके आई। ये दूसरा पक्ष है मेरे विश्लेषण का। पहला पक्ष तो वो है कि फर्ज कीजिए ये सही है, और दूसरा पक्ष ये है, उसके बाद प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, उसको एक सनसनीखेज मोड़ देने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, और इस प्रकार की बातें कह के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो पतली गली से नहीं निकल सकते। उनको कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई तो करनी होगी। सदन के भीतर ही कोई जांच करवा लें, या सदन की कोई स्टैंडिंग कमेटी इस पे गठित करवा दें कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा सदन के भीतर कैसे की जाए, इसके लिए सुझाव मंगाए जाएं। भविष्य में ऐसा ना हो, वरना प्रधानमंत्री तो अपनी सुरक्षा के डर से आएंगे नहीं सदन में, लोकतंत्र की बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो। सही बात है, वो आएंगे नहीं, डरेंगे तो। प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा हो जाए, उनके आसपास कुछ मार्शल्स नियुक्त कर दिए जाएं, कुछ तो हो। प्रधानमंत्री मार्शलों की सुरक्षा में बैठें और उसी के अंदर से बोलें और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो उनका आरोप या तो एक छिछला आरोप होगा और फिर उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या समझते हैं भाई? ये समझते हैं कि इस प्रकार की ये बातें करते रहेंगे और इनकी बातों की कोई पोल नहीं खोलेगा, कोई इनको ऐसी बातें करने दी जाएंगी। जो मन में आया आज ये लोग करते हैं बातें। और ये ओम बिरला साहब हैं, इनको अपनी वो भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसको उसकी प्रतिष्ठा का बिल्कुल उन्हें ख्याल नहीं है। एक बचकाने किस्म का जासूसी उपन्यास लिख रहे हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक। आप सोचिए ना कि एक महिला उनके पास तक चली आई थी, और वो तो क्या इसका मतलब रहा इसका? और उस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई राज्यसभा में क्यों नहीं कर सकता? ठीक बात है, लोकसभा में उन्होंने आज भाषण दिया, तो ये तो कोई तुकी नहीं है इस बात की। सब लोग इसके ऊपर हंसेंगे भाई, इस बात के ऊपर। कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, बस ये जो पूरा जो बजट राष्ट्रपति का अभिभाषण जो खराब हुआ है, उसके ऊपर चर्चा जो खराब हुई है, ये कैसे खराब हुई? ये तेजस्वी सूर्या के भाषण से खराब हुई। तेजस्वी सूर्या ने जो भाषण दिया, उसके बाद से बात बिगड़ गई। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि भाजपा को क्या खपत है कि वो लगातार आज लोकसभा में भी जवाहरलाल नेहरू को आड़े हाथों ले रहे थे, और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे थे प्रधानमंत्री। क्या खपत है भाई? क्या इन्हें सरकार इस जनता इन्हें इसलिए वोट देती है कि कांग्रेस को इस प्रकार की बातें बोलते हैं, या कांग्रेस को जो वोट कम मिलते हैं इनके मुकाबले, क्या इसलिए मिलते हैं कांग्रेस को वोट क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ऐसा बता दिया, जवाहरलाल नेहरू को ऐसा बता दिया उन्होंने? अब आप भाषण की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री, इस देश का तेज विकास हो रहा है, तेज गति से देश का विकास हो रहा है, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जब हम रुक नहीं सकते। ऐसे वैसे बोलते हैं। अब आप सोचिए, हम उस जगह पहुंच गए, अब हम रुक नहीं सकते। अब आप भी सोचिए, देश का तेज विकास हो रहा है। और सुनिए, जो भारत के प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके एक सदस्य थे प्रोफेसर रतन रॉय। वो 13वें वित्त आयोग के भी आर्थिक सलाहकार रहे। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेशों से पढ़े, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े, सेंट स्टीफन से पढ़े और विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़े, बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रतन रॉय। तो उन्होंने पूरा जोड़बाकी करके बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2016 के बाद से लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आप सोचिए, प्रचार ये है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, उतनी बड़ी बनने वाले हैं। मैं तो लगातार भ्रमित हो जाता हूं कि हम तीसरी बनने वाले हैं कि चौथी बनने वाले हैं, हम 7वीं हैं कि 6वीं हैं कि 5वीं हैं। ऐसा ड्रामा चलता है पूरा का पूरा, यही सब चलता रहता है। लेकिन इतना बड़ा अर्थशास्त्री स्वयं कई साल तक प्रधान नरेंद्र मोदी की ही आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य रहा, 13वें वित्त आयोग का भी आर्थिक सलाहकार रहा,
वो जोड़ बाकी करके ये बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और उस आकार को नापते हुए कैसे हैं? मैं 4PM के दर्शकों के लाभार्थ ये बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था के सारे खर्चे को जोड़ लीजिए। अर्थव्यवस्था 1 साल में, 1 वित्तीय वर्ष में जितना भी खर्चा अर्थव्यवस्था करती है, अर्थव्यवस्था में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, भारत सरकार जितना भी खर्चा करती है, सब कुछ जोड़ लीजिए। फिर जो जीडीपी रहा है, जो कुल घरेलू उत्पाद रहा है, उसके मुकाबले रख के उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। वो अर्थव्यवस्था का आकार हुआ। तो वो क्रमशः बताते हैं कि 2017 में जो अर्थव्यवस्था का आकार था, 2019 में नहीं रहा। फिर 2021 में कोविड जब आ गया, तो थोड़ा सरकार ने बड़े पैमाने पर खर्चा किया, अर्थव्यवस्था का आकार थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो टिक नहीं पाया और उसके बाद से लगातार गिर रहा है। और अभी वित्त वर्ष 2027 में अर्थव्यवस्था का आकार 2016 में जो आकार था, उससे थोड़ा-सा ही बड़ा रह गया। आप सोचिए क्या हो रहा है? फिर वो ये कहते हैं, प्रोफेसर रतन रॉय ये कहते हैं कि 3 प्रमुख समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। पहली समस्या ये है कि लोगों को जो पढ़े लिखे कुशल युवा हैं और अकुशल युवा हैं, उन दोनों को वो नहीं मिल रही, उन दोनों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि आम तौर पर लोगों की तनख्वाहें जो हैं, रियल वेजेस, तनख्वाह का मतलब ये नहीं कि साल में एक बार इंक्रीमेंट मिल जाता है, तनख्वाह बढ़ जाती है। रियल वेजेस वो होते हैं कि जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह के मुकाबले आप सब देखते हैं कि वास्तव में तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो वो रियल वेजेस जो हैं वो भारत में नहीं बढ़ रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में, कहीं किसी भी क्षेत्र में वो नहीं बढ़ रहे हैं। और अधिकतर क्षेत्रों में उत्पादकता का ह्रास हो रहा है, उत्पादकता का क्षय हो रहा है, उत्पादकता घट रही है। अगर आप वास्तव में 2047 तक भारत को वो एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, तो कम से कम हर बजट को और सरकार को नीतिगत रूप से इन 3 समस्याओं के ऊपर विचार करना होगा और इसके लिए उन्हें रास्ता खोजना होगा। पहली समस्या दोबारा दोहरा दूं, लोगों की वास्तविक वेतन, जो रियल वेजेस हैं, वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, वो जड़ता के शिकार हो चुके हैं, या तो रुक गए हैं या नीचे गिर रहे हैं। दूसरे, कुशल और अकुशल बेरोजगारों को नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में उत्पादकता नीचे गिर रही है। सरकार ने ना इस बजट में इसकी कोई फिक्र की है, ना वो इस बात की कोई फिक्र करती है। अर्थव्यवस्था श्रिंक होती चली जा रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था श्रिंक हो रही है, वो आगे 20 वर्ष में जाकर कैसे वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहते हैं, हम बहुत तेज गति से विकास कर रहे हैं और अब हम रुक नहीं सकते। तो ये सब जो होता रहता है, लगातार आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार गुलाबी तस्वीर आप कर रहे हैं। अब झूठ की स्थिति ये आ गई है कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सब मिलके झूठ बोल रहे हैं। और एक ही काम है, राहुल गांधी को गाली दो और कांग्रेस को गाली दो, जवाहरलाल नेहरू को गाली दो, गांधी नेहरू परिवार को गाली दो, सबको गाली देते रहो। अच्छा भाई, नेहरू ने बिगाड़ा क्या है? तकलीफ क्या है इनको नेहरू से? नेहरू को नाम ले के इतना ज्यादा क्यों? हमेशा जब भी पार्लियामेंट चलेगी नेहरू जी जरूर आ जाएंगे। उसका कारण है, उसका कारण एक आध बार बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक में सब लोग जानते हैं कि इन लोगों को सत्ता से वंचित केवल कांग्रेस कर सकती है। बाकी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, इनके एक एक राज्य की ताकतें हैं, वो नहीं कर सकती। अब कांग्रेस के 50 के करीब सांसद थे, दूने हो गए, उसी में देखिए कहां घट के आ गए। कांग्रेस ही इनको हरा सकती है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो एक नेहरू गांधी परिवार के हाथों में है। गांधी परिवार के पहले नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि बहुत लंबे अरसे तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बहुत ही शुरुआती दौर में, संकट के समय था, उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। उनका बड़ा सम्मान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी मृत्यु के बाद भी। तो वो सोचते हैं कि जब हम इनके ऊपर हमला करेंगे तो ही हम केवल अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पे हमला करना और नेहरू गांधी परिवार पे हमला करना इनकी प्रमुख नीति है। इनके खिलाफ वो एक नैरेटिव हमेशा चलाते रहते हैं।
बाकी लोगों के खिलाफ भी चलाते हैं नैरेटिव, लेकिन वो जानते हैं कि वही वो पूरी की पूरी सीट भी जीत जाएंगे अपने प्रांत में तो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। भाई कांग्रेस की 100 सीटें हो गई हैं, आप कल्पना कीजिए कांग्रेस की अगले चुनाव में 50 सीटें और बढ़ जाती हैं, तो 50 सीटें कहां से आएंगी? वो क्षेत्रीय ताकतों से ना आएंगी, वो तो बीजेपी के खाते से आएंगी 50 सीटें। तो बीजेपी आज जो 240 है वो घट के 190 पे आ जाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी। यही यही कारण है कि वो राहुल गांधी पे इतना, कारण तो यही है। हाँ। जिस तरह राहुल गांधी ने ये इस बार चीन का मुद्दा उठाया है, सेना प्रमुख की किताब के हवाले से उठाया है, आपको क्या लगता है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो प्रबल समर्थक है, उसके मन में इसका असर होगा? देखिए कोर वोट बैंक जो है, कोर वोट बैंक पे शायद इसका असर इतना ना हो। कोर वोट बैंक 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से कोर वोट बैंक भाजपा से थोड़ा बिदका है। एक बात से तो कोर वोट बैंक वो तब बिदका था जबकि ट्रंप ने घोषित कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने संघर्ष विराम कराया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो भक्त लोग हैं उनको भी बुरी लग गई थी बात, इस बात, और इस बात का कोई निवारण नहीं हो पाया आज तक। अगर उसी वक्त करारा जवाब दे दिया जाता उसको तो फिर वो संतुष्ट हो जाता। वो बात मैं मानता हूं कि सबके दिमाग में दर्ज है। दूसरी दूसरी बात ये वाली, एक अभी ये घटना हो गई, यूजीसी की इक्विटी कमेटी वाली घटना हो गई। इसने तो कोर वोट बैंक को सड़कों पर ही ला दिया, और उसने तो इस बार तो हालत यहां तक बिगड़ गई, उसने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को बड़ी उसने गालियां दी, उसने उनके तस्वीरों का अपमान किया, उनके चित्रों का अपमान किया, और भाजपा की मृत्यु की घोषणा कर दी। वो कहा अब तो 13वीं होने वाली है, उस्तरा तैयार हो रहा है उनका सिर घोंटने के लिए, जो मृत्यु भोज के बाद होता है। तो ये दो बातें, घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे भाजपा का कोर वोट बैंक विचलित हुआ है, अपनी जगह से हिला है, और यहां तक के मुंह खोलकर उसने बहुत लानत मलामत इनकी बहुत बुरी तरीके से की है। अब मार्च में फिर से उस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी एक बार तो बच गए ये लोग, लेकिन मार्च में सुनवाई करेगा तो क्या करेगा? सुनवाई करेगा तो या तो ये पक्ष या वो पक्ष, किसी ना किसी को बुरा लगना लाजमी है। डेट लग जाएगी, फिर डेट बढ़ जाएगी। हाँ, डेट बढ़ जाएगी। कब तक बढ़ाएंगे? आखिरकार वो समस्या तो अगर डेट बढ़ाई लगातार, रोक लगातार लगी रही उसके ऊपर, तो जो SC ST वाला पक्ष है उसको बहुत बुरा लगेगा। हाँ, पिछड़ी जाती है, उनको लगेगा कि ये तो अध्यादेश लिया है सरकार, अध्यादेश लिया है, अध्यादेश लाके पारित कर दे। हाँ, बात तो ठीक है। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री गए और भाषण में वो सीधा सीधा राहुल गांधी पर, खड़गे जी ने कह रहे थे कि आपकी उम्र ज्यादा, बैठे बैठे नारे लगा लीजिए, आपके पीछे तो युवा नारे लगा ही रहे, मेरा विरोध कर रहे हैं। इस तरह के कमेंट खड़गे जी पर भी। देखिए थोड़ा सदन में थोड़ी नारेबाजी, थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा कागज वागज कभी फेंकना, थोड़ी अनुशासनहीनता, ये बीजेपी जब विपक्ष में थी तो किया करती थी। खुद अरुण जेटली और सुषमा स्वराज वगैरह सब, ये तब तो नरेंद्र मोदी सीन पे थे ही नहीं, ये तो अपने गुजरात में रहा करते थे, और मेरे ख्याल से इनकी कल्पना भी नहीं होती थी इनको कि कभी देश के नेता बनेंगे। तो जब भाजपा विपक्ष में रहकर सदन नहीं चलने देती थी, और जब कहा जाता था अरे भाई आप सदन ही नहीं चलने देते हैं, तो अरुण जेटली का एक बिल्कुल बना बनाया जवाब था अरुण जेटली का। वो कहते थे कि भाई ये सदन चलाना तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। तो वो बात अब इनसे भी कही जा सकती है, और थोड़ा बहुत सदन में ये सब चलता है। इससे कोई, मैं अगर उन्होंने खड़गे जी से कह दिया कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, खड़े होकर नारा लगाएंगे तो आपको मुझे कष्ट होता है, तो उसमें मैं कोई इसको बुरी बात नहीं मानता। ठीक है, चलिए, ये सब छीटाकशी वगैरह चलती रहती है। प्रश्न इस बात का है कि भाई आप ये जो एक पूरी राजनीति है कि हम लगातार, कोई भी आप आंकड़ा दीजिए, कोई तर्क दीजिए, कोई भी लगातार झूठ बोलते रहेंगे, ये बहुत कमाल की बात लगती है मुझे। देखिए सब सरकारें कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता इससे पहले वाली सरकारें हमेशा सच्चाई बोलती थी। इंदिरा गांधी भी कहती थी गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटा रहे हैं, नहीं हटाती थी गरीबी, वो भी जानती थी कि झूठ बोल रही है, मतलब वो भी एक झूठ था एक तरह का।
तो बहुत सी सरकारें बहुत से झूठ बोलती हैं, लेकिन इस सरकार ने सारी सीमाएं उसकी त्याग दी। ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। इधर एक बड़ा राजनीतिक फैसला कांग्रेस ने कहा है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी मोर्चा संभाल रही है एसआईआर का, और उन्होंने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। मेरे ख्याल से बीएमसी का चुनाव अकेले लड़के नुकसान हुआ। अगर उद्धव राज और कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़ते अकेले, ना लड़के एक साथ लड़ते, तो शायद नतीजे कुछ और आते। आपको लगता है बंगाल में कांग्रेस का अलग लड़ना ममता को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, या साथ लड़ना चाहिए था? क्या आपका है और क्यों फैसला लिया गया होगा? देखो, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तब भी ये तर्क आया था कि कांग्रेस के अलग लड़ने से विपक्ष को नुकसान नहीं है वहां पर कलकत्ता में, क्योंकि ममता बनर्जी पिछली बार 10 साल हो चुके थे उन्हें सत्ता में, अब 15 साल हो चुके हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर लगातार इतने दिनों तक सत्ता में रहेगा तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा होगी। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी के दावेदार एक से ज्यादा होंगे तो हमेशा सत्तारूढ़ दल को आसानी होती है चुनाव में निकल जाने में। अगर आप सोचिए कांग्रेस और ममता बनर्जी में एकता हो जाए और सीपीएम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाए कि भाई ये वाम और सेकुलर ताकतों का एक मोर्चा बन गया बंगाल में, तो जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी सारी की सारी भाजपा के पास चली जाएगी। जरूरी नहीं भाजपा चुनाव जीते, लेकिन भाजपा मेरे ख्याल से ज्यादा ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी को यह चिंता तो है ही कि भाई भाजपा जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ज्ञानेश कुमार जी के जरिए वोट कटवा रही है, जब वोट काटे जाएंगे तो कम से कम 10% वोट जोड़े जाएंगे। आज ही मैंने एक विशेषज्ञ से बातचीत की है, उन्होंने बताया कि भाजपा का पूरा लक्ष्य ये है कि 10% वोट जोड़ के हरा देना ममता बनर्जी को। तो वो ममता बनर्जी की चिंता है, ममता बनर्जी लगी हुई है उस चिंता का निराकरण करने में, संघर्ष कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के उतर गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बंगाल चुनाव हार गए, ममता बनर्जी हार गई, तो विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल मनोबल खत्म हो जाएगा ना विपक्ष? अगर बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो आप ये मान लीजिए कि एसआईआर वाला हथकंडा जो है वो फिर परफेक्ट हो गया। अगर वो हार गई चुनाव, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। वो आंकड़ा कहाँ मैंने लिख के रख दिया, आज ही मैंने लिखा था। पूरे देश में ये हो जाएगा कि फिर तो एसआईआर के जरिए फिर यूपी हो या कहीं का भी हो, चुनाव कहीं का भी जीता जा सकता है ना, बिल्कुल भरोसा। जी। आप देखिए एसआईआर चल रही है बंगाल में, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास कितने बीएलए हैं? 61,451 बीएलए हैं भाजपा के पास। भाजपा ने 61,451 बीएलए मैदान में उतारे हुए हैं। सीपीएम के पास कितने हैं बीएलए? 49,436। सीपीएम भी बड़ी पार्टी है, बहुत दिन तक शासन किया है बंगाल में। टीएमसी के पास कितने बीएलए हैं? 77,867। यानी भाजपा टीएमसी से बीएलए के मामले में काफी पीछे है। तो जो संगठन का आकार है टीएमसी का, वो भाजपा से काफी बड़ा है वहां पे बंगाल में। तो भाजपा के कामयाब न हो पाने की ये भी वजह है। गौतम लाहिड़ी जो कि बंगाल के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने अभी मुझसे पिछले दिनों कहा कि भाई देखिए बंगाल में 70,000 करीब बूथ हैं, उनमें भाजपा के पास 40-45 हजार से ज्यादा बूथों पे कार्यकर्ता नहीं है तैनात कर पाए भाजपा। सब जगह है, तो उसका आकार ही बड़ा है। टीएमसी का बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बंगाल के कोने कोने में, उसके पास शक्तियां हैं जो भाजपा के पास नहीं है। दूसरे भाजपा के पास बंगला बोलने वाला, बंगला की संस्कृति में पगा हुआ कोई नेता नहीं है लोकप्रिय जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। ठीक बात है, ये परेशानी तो आनी है। बहुत परेशानी है, ये वैसे नहीं जीत सकते। ये अगर जीतेंगे तो उसके पीछे कोई बड़ी तिकड़म होगी। सही बात है, और उसमें तो कोई माहिर है गुजरात लॉबी। देखते हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।